Good morning students, welcome to the class 9th. As we all know that we are watching our video of subject science 1 and our chapter is study of sound, जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 12 देख रहे हैं। और इसके पूर्व वीडियो में हमने देखा है स्टूडेंट्स, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में जानकारी मैंने आपको बताई थी, जिसमें हमने गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड भी देखे हुए हैं, है ना। आज हम लोग जो भाग देख रहे हैं उसका नाम है बेटा इको। इको यानी कि आपने कभी इको के बारे में जानकारी देखी सुनी होगी, या फिर इको के बारे में आपको जानकारी पता भी होगी। इको यानी क्या होता है? कभी आपने ऑडिटोरियम में जाने के बाद देखा होगा कि हमारी आवाज़ एक बार दो बार कुछ समय के अंतराल के बाद गूंजती रहती है ना। तो उस क्रिया को हम लोग हमारे हिंदी भाषा में इको बोलते हैं और इसको इंग्लिश में भी इको ही कहते हैं। तो यहाँ पे इको पॉइंट हमने आसपास में कहीं देखा होगा कि बहुत सारे हिल स्टेशन होते बेटा, और हिल स्टेशन पे जाने के बाद हमें, जैसे महाबलेश्वर अगर हिल स्टेशन है वहाँ पे आप लोग गए तो वहाँ पे भी एक इको पॉइंट आपने ज़रूर विजिट किया होगा। और उस इको पॉइंट का एक खासियत यह है बेटा कि वो पहाड़ी वाली और झील वाली ऐसी एरिया है कि जहाँ पे ऊपर से अगर कोई चिल्लाए तो वो उसकी आवाज़ थोड़ी देर के बाद उसको 2 या 3 बार सुनाई देती है। तो इस क्रिया को हम लोग इको कहेंगे। तो जैसे बहुत ही सुंदर वादियाँ जहाँ पे रहती है, या हिल स्टेशन होता है, या फिर पहाड़ी वाला एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारी अच्छी नैसर्गिक आपदाएं, वहाँ पे नैसर्गिक जगह वहाँ पे इसको मिली हुई होती है। ऐसी जगह को हम लोग इको पॉइंट करके भी हम लोग उसको बहुत बार कंसिडर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अपनी आवाज़ बोलने के बाद बहुत सारी बार गूंजती हुई हम लोग को सुनाई देती है। तो यहाँ पे इको मैं पढ़ के बताता हूँ कि इको क्या है। तो यू मस्ट हैव विजिटेड एन इको पॉइंट एट ए हिल स्टेशन, मतलब कभी हमने इको पॉइंट हिल स्टेशन पर विजिट किया गया हो। तो इफ़ यू शाउट लाउडली एट सच अ पॉइंट यू हियर द सेम साउंड जस्ट आफ्टर अ लिटिल वाइल। अगर आप थोड़ा ज़ोर से ऐसे पॉइंट पर अगर चिल्लाए तो यू हियर द सेम साउंड जस्ट आफ्टर अ लिटिल वाइल, तो आपको आपकी आवाज़ थोड़ी देर के अंतराल के बाद सुनाई देगी। ठीक है, मतलब बोलने के बाद, और आपको आपकी ही आवाज़, किसी ने तो भी वहाँ किसी दूर से आपकी आवाज़ में कुछ बोला है ऐसा आप लोग को लगने लगेगा। और कितनी सुंदर अनुभूति होती है वो, जब हम अपनी खुद की आवाज़ थोड़ी देर बाद कहीं और से सुनते हैं, है ना। इसी को हम लोग इको कहते हैं बेटा। तो दिस साउंड इज कॉल्ड एन इको। तो एन इको इज द रिपीटेशन ऑफ द ओरिजिनल साउंड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय सम सरफेस। तो इको क्या है? तो इको यानी कि एक रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड है, मतलब जो साउंड हमने बोला गया है उसी का रिपीटेशन को हम लोग इको कहेंगे। और ये रिपीटेशन क्यों क्रिएट होता है? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय सम सरफेस। किसी एक सरफेस से उसी साउंड का रिफ्लेक्शन होने की वजह से इको क्रिएट होता है, और ये इको जो होता है वो रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड होता है। इन ऑर्डर टू बी एबल टू हियर द ओरिजिनल साउंड and its reflection distinctly at 22 degrees Celsius, what must the minimum distance be between the source and the reflecting surface? अगर हमें अच्छे तरीके से ओरिजिनल साउंड सुनना है और उनका रिफ्लेक्शन बहुत ही सुंदर तरीके से होना भी चाहिए ऐसा लगता है, तो उसके लिए 22 डिग्री सेल्सियस का होना बहुत ज़रूरी है बेटा। और उसके लिए कितना डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, ये दो सरफेस के बीच में, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और आपके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये आपको पूछा गया बेटा। तो इसका जवाब यहाँ पे दिया गया कि एट 22 डिग्री सेल्सियस द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 344 मीटर पर सेकेंड। मतलब 22 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की वेलोसिटी हवा में कितनी होती है बेटा? 344 मीटर पर सेकंड होती है। तो आवर ब्रेन रिटेन अ साउंड फॉर 0.1 सेकंड, और हमारा जो मस्तिष्क है वो कम से कम 0.1 सेकंड तक ब्रेन में साउंड सुनने की कैपेसिटी रखता है। Thus, for us to be able to hear a distinct echo, the sound should take more than 0.1 second after starting from the source to get reflected and come back to us. मतलब कभी भी जब हम किसी इको को सुनना चाहते हैं तो जो ध्वनि हमारे कान तक आ रही है उसको लगने वाला समय 0.1 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए। साउंड शुड टेक मोर देन 0.1 सेकंड, जो कि स्टार्ट होगा हमारे
हम सोर्स से मतलब सोर्स हम भी हो सकते हैं या कोई दूसरा भी हो सकता है। उस सोर्स से स्टार्ट होके रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक पहुंचने के बाद और हमारे वापस आने तक के जितना समय लगेगा वो 0.1 सेकंड से अगर ज़्यादा हो तो आपको वो आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी। Thus, we can determine the minimum distance between the source and the reflecting surface as follows. इसी वजह से हम वो मिनिमम डिस्टेंस आराम से ज्ञात कर सकते हैं जो कि सोर्स के बीच में और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में होना चाहिए, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। मैंने बोला था व्हाट मस्ट बी द मिनिमम डिस्टेंस बी बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में रखने वाला अंतर कम से कम कितना होना चाहिए, ये यहाँ पे आपको ये सूत्र द्वारा आपको यहाँ पे बताया गया है बेटा। ठीक है, तो ये सूत्र मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो सूत्र आपको दिया गया है वो है बेटा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या फिर इसी सूत्र को हम लोग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम भी बोलते हैं। ये अन्य प्रकार का दूसरा इसी से ज्ञात किया हुआ सूत्र है, परंतु डिस्टेंस बराबर हमें यहाँ पे निकालना है, इसलिए हमें जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो हमको पता होनी बहुत ज़रूरी है। वो है बेटा 344 मीटर पर सेकंड और लगने वाला समय कितना है 0.1 सेकंड है। इन दोनों को गुणा करने के बाद आपको यहाँ पे उत्तर मिलता है 34.4 मीटर। मतलब कम से कम मिनिमम डिस्टेंस आपको इको सुनने के लिए अगर चाहिए वो होना चाहिए बेटा 34.4 मीटर, 34.4 मीटर। ये अंतर इसके बीच में होना बहुत ज़रूरी होगा। Thus, to be able to hear a distinct echo, the minimum reflecting surface should be at a minimum distance of half of the above, that is 17.2 मीटर। मतलब अगर हमें एक डिस्टिंक्ट इको सुनना है, ठीक है, डिस्टिंक्ट इको मतलब जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कम डिस्टेंस में हमें प्राप्त होता है, तो वो कितना होना चाहिए बेटा हाफ ऑफ द अबो डिस्टेंस। मतलब ये ऊपर दिए गए अंतर के आधा होना चाहिए, तब जाके हम लोग डिस्टिंक्ट इको सुन सकते हैं। मतलब कम क्षेत्र में परफेक्ट इको अगर हम लोग को सुनना है तो उसके लिए भी आपका मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए बेटा 17.2, जो कि 34.4 मीटर के आधा अंतर होगा। तो as the velocity of sound depends on the temperature of air, this distance depends on the temperature। जैसे जैसे किसी साउंड की वेलोसिटी टेम्परेचर के अनुसार बदलती रहती है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा आपको। एज द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर के अनुसार वेलोसिटी ऑफ साउंड बदलती रहती है ऑफ एयर, दिस डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द ऑफ एयर, दिस डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो इसी वजह से जैसे साउंड ऑफ वेलोसिटी बदलती है उसी तरह से टेम्परेचर के आधार पर उसका डिस्टेंस भी डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। अगर डिस्टेंस का टेम्परेचर कम या ज़्यादा कुछ है तो आपको वहाँ पे इको सुनने में भी प्रॉब्लम जा सकता है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड बोथ आर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर टू हियर द इको सुनने के लिए इन दोनों की ज़रूरत हमको महसूस होगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिए यूज़ योर ब्रेन पावर, यहाँ पे ऊपर में आपको बोला गया है यूज़ योर ब्रेन पावर। क्या बोला है कि टू हियर द इको डिस्टिंक्टली विल द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बी सेम एट ऑल टेम्परेचर। नहीं, अगर हमें डिस्टिंक्ट इको सुनना है तो हर एक टेम्परेचर पे भले ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे जो अंतर दिया गया है उसके अनुसार होगा, फिर भी हमें इको सुनाई नहीं दे सकता है, क्योंकि टेम्परेचर के आधार पर ही वेलोसिटी ऑफ साउंड और डिस्टेंस डिपेंड होता है। और ये दोनों भी अगर बदल गए या चेंज हो गए टेम्परेचर के अनुसार तो हमें इको सुनाई नहीं देगा। दूसरा है व्हेन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हार्मफुल, कब हमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हार्मफुल लगेगा। जब हमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होने के बाद हमारी जो हियरिंग कैपेसिटी है जो कि 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज तक, उससे ज़्यादा अगर साउंड की रिफ्लेक्शन जो हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो वो हमें ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है बेटा। ठीक है, उससे हमारे कान के पर्दे भी फट सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को बोला गया है कि सम साइंस इन द सराउंडिंग, मतलब हमारे आसपास का एक साइंस जो कि आपको यहाँ पे अच्छे से जानकारी बता रहा है। हमें ये साउंड के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इको कैन बी हियर्ड मल्टीपल टाइम ड्यू टू कंटिन्यूस और मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मतलब इको जो है वो बार बार हम लोग सुन सकते हैं, कब, जब कंटिन्यूसली
साउंड का मल्टीपल टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन अगर होता हो तो द गोल घूमट एट विजापुर, मतलब एक विजापुर में गोल घूमट है बेटा, इन कर्नाटका। कहाँ पे आता है वो? कर्नाटका। विजापुर कर्नाटक में है और विजापुर में ही गोल घूमट है। वहाँ इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस वेयर इको कैन बी हियर मल्टीपल टाइम्स। मतलब विजापुर में गोल घूमट के अंदर बैठने के बाद हम हमारी इको की आवाज़ बहुत बार सुन सकते हैं, आराम से सुन सकते हैं, जो कि हमारे भारत देश में एक बेस्ट एक्सेलेंट एग्जाम्पल करके यहाँ पे बताया गया है बेटा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है हमारा रिवर्बरेशन। अब रिवर्बरेशन में आपको कंपेयर द टू केसेस आपको बोली गई है। कंपेयर द टू केसेस यानी कि देखिए ये किसके संदर्भ में है, ये सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहूँगा। आपको यहाँ पे एक आकृति दी गई है, यहाँ पे एक स्पीकर या सिंगर एक गाना गा रहा है और यहाँ पे एक लिसनर वो गाना सुन रहा है। अब देखिए ये पूरा जो हॉल है, ऑडिटोरियम है, वो पूरा का पूरा पैक है और पैक होने की वजह से ये सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर उस लिसनर तक आवाज़ आराम से पहुंच रही है और यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है या डेंसर एरिया नहीं है, तो आराम से वो आवाज़ ये सुन रहा है। तो इसी के आधार पर रिवर्बरेशन आधारित है। तो रिवर्बरेशन क्या है ये मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि कंपेयर द टू केसेस। फर्स्ट इज गो टू एन एम्प्टी क्लोज हाउस विथ योर फ्रेंड। मतलब एक ऐसी घर जाइए जहाँ पर मतलब बंद हो वो घर और बहुत दिनों से बंद हो या फिर वहाँ पे कोई सामान ना हो, अपने दोस्त के साथ जाना है। सेकंड है वंस इनसाइड चैट विथ योर फ्रेंड, और वही जाने के बाद तुरंत आपके दोस्त के साथ आप लोग बात करना शुरू करिए। तो आप क्या देखेंगे? नोट व्हाट यू सेंस, मतलब हम लोग को क्या दिखाई देगा? आपको तो ये दिखाई नहीं देगा बल्कि सुनाई देगा कि आपकी आवाज़ जो है वो बहुत ही शांतपूर्ण तरीके से आपको सुनाई दे रही है। आप ऐसा लगेगा कि आसपास कोई भी नहीं है और सिर्फ हम लोग कम आवाज़ में भी बोलने के बाद आवाज़ बड़ी आकार में बड़ी होकर हमें सुनाई दे रही है ना। वही हमारे आसपास अगर कोई वस्तु या कोई चीज़ें रहती हैं तो वो क्या करती हैं, हमारे आवाज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करती, एब्जॉर्ब कर लेती है। और एब्जॉर्ब करने की वजह से हम लोग जो आवाज़ सुनना चाहते हैं वो आवाज़ हमें क्लियर से नहीं सुनाई देती और उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, या फिर उसमें फिर हम लोग को उस आवाज़ को सुनने की कैपेसिटी कम हो जाती है और हमें वो धीमी तरीके से सुनाई देती है। और वही यदि आप किसी बिना वस्तु वाले रूम में जाइए, एम्प्टी रूम में जाइए, क्लोज जो थी बहुत दिनों से बंद थी, ऐसे जगह पर जाइए तो आपको आवाज़ बहुत ही शानदार तरीके से आराम से और बड़ी आवाज़ में सुनाई देगी। दूसरी है कंपेयर द टू केसेस में दूसरा पॉइंट है बेटा, क्लोज द डोर्स एंड विंडोज ऑफ योर हाउस एंड स्विच ऑन द म्यूजिक सिस्टम। मतलब हम क्या करें कि ये आपको घर में नहीं करना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप अपने घर में डोर्स और विंडोज़ को मान लीजिए कि बंद करते हैं और म्यूज़िक सिस्टम को स्विच ऑन कर देते हैं, चालू कर देते हैं। और दूसरा पॉइंट है इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ द सिस्टम एज मच एज पॉसिबल। जितनी ज़्यादा उस म्यूज़िक सिस्टम की आप लाउडनेस बढ़ा सकते हैं उतनी मान लीजिए कि आप बढ़ाते हैं, आपको बढ़ाना नहीं है। तो नाउ नोट व्हाट यू सेंस, आप क्या सुनेंगे? आपको शोर सुनाई देगा या क्लियर आवाज़ सुनाई देगी या आपको वहाँ पे कोई दिक्कत होगी आवाज़ सुनने में? नहीं ना, दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन हमको परेशानी बाजू वालों को, बाहर वालों को उससे परेशानी ज़रूर हो सकती है। और वो परेशानी ऐसे हो सकती है कि वह आपके घर तक आकर आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो आप घर में भले ही उस गाने को सुन रहे हैं, म्यूज़िक सिस्टम को ऑन करके बड़ी आवाज़ में सुन रहे हैं, फिर भी हमें ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों केसेस में, दोनों कंडीशंस में शोर जहाँ पे हो रहा है वो दूसरी कंडीशन है और आराम से आप जब जहाँ पे सुन रहे हैं वो पहली कंडीशन है। ठीक है, तो आपको शोर नहीं करना है। तो अब हम लोग चलते बेटा रिवर्बरेशन के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि मैंने अभी आप लोग को बताया था कि इस रिवर्बरेशन में होता क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कैसे होता है। या दोनों जगह पर, दोनों केसेस में आपको आवाज़ स्पष्ट तरीके से सुनाई देगी और बहुत अच्छे से सुनाई देगी, आपको मज़ा भी आएगा, ये दोनों कमरे बंद होने की वजह से। तो साउंड वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल्स एंड रूफ ऑफ द रूम मल्टीपल टाइम। तो साउंड वेव्स जो हैं वो वॉल्स के अंदर और या फिर छप्पर या रूफ के अंदर और रूम्स के अंदर, रूम में
मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होते रहते हैं बेटा। ये देखिए साउंड वेव यहाँ पे पीछे से ही वो रिफ्लेक्ट हो गया, ऊपर जाने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गया, तुरंत कान में गया, ये ऊपर जाने के बाद ये वापस आके दोबारा उस लिसनर के कान तक पहुँच रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी मल्टीपल डायरेक्शन में हमारा जो साउंड होता है वो रिफ्लेक्ट होता है। दिस कॉजेज अ सिंगल साउंड टू बी हियर्ड नॉट वंस बट कंटिन्यूसली। और इसका मतलब ये होता है कि एक ही सिंगल साउंड हम एक ही बार नहीं तो बार बार हमें वो सुनने के लिए मिलता है। इस क्रिया को रिवर्बरेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड अ रिवर्बरेशन। तो द टाइम बिटवीन सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर साउंड वेव रीचिंग अस बिकम स्मॉलर एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड गेट मिक्स अप एंड प्रोड्यूस कंटिन्यूस साउंड ऑफ इंक्रीज लाउडनेस विच कैन नॉट बी डिसिफर्ड क्लियरली। इसका ये मतलब होता है कि द टाइम बिटवीन सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर साउंड वेव, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर साउंड वेव में जब कोई सक्सेसिव रिफ्लेक्शन होता है, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, ये देखिए ये वाली मान लो कि ये लाइन एरो बता रहा है कि ये सक्सेसिव रिफ्लेक्शन हो रहा है और कंटिन्यूसली पहुंच रहा है एंड गेट मिक्स अप एंड प्रोड्यूस अ कंटिन्यूस साउंड। और ये इसके साथ बहुत सारे साउंड भी मिक्सअप हो रहे हैं और मल्टीपल डायरेक्शन में एक ही साउंड आपको बार बार सुनाई दे रहा है एंड प्रोड्यूस अ कंटिन्यूस साउंड ऑफ इंक्रीज लाउडनेस। तो इंक्रीज लाउडनेस मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ में बढ़ी हुई आवाज़ आपको कंटिन्यूसली सुनाई देती है, तो विच कैन नॉट बी डिसिफर्ड क्लियरली। तो ये ऐसे कंडीशन में आप वो आवाज़ अच्छे से नहीं सुन पाएंगे। मतलब अगर उसकी लाउडनेस लिमिट से भी ज़्यादा है तो लिमिट से ज़्यादा होने की वजह से, वो ज़्यादा बार रिफ्लेक्ट होने की वजह से वो क्लियरली आप लोग नहीं सुन सकते। दिस इज द रीज़न वाई सम ऑडिटोरियम्स और सम पर्टिकुलर सीट इन एन ऑडिटोरियम हैव इंफीरियर साउंड रिसेप्शन। दिस इज शोन इन फिगर 12.3। और उसी की वजह से ये हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑडिटोरियम में या फिर कभी ऐसे कुछ सीट्स अरेंज किए होते हैं, सम पर्टिकुलर सीट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, यहाँ पे बहुत सारा रिफ्लेक्शन होता है, साउंड रिफ्लेक्शन होता है और हम लोग उसको आराम से नहीं सुन सकते और बाकी जगह पे वो क्लियरली सुनाई देता है। ठीक है, तो ये रिवर्बरेशन जो प्रोसेस है वो भी एक तरह से अच्छी है और एक तरह से हानिकारक भी है। ये हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं बेटा कि सीटिंग का अरेंजमेंट भी हमें इस तरह से करना होगा कि हमारी आवाज़ चाहे कितने भी बढ़ जाए या बड़ी आवाज़ में हमें सुनाई देनी पड़े तो आपको वो आवाज़ क्लियरली सुनाई दे, ना कि वो आपके लिए नॉइस बने। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग इसके अगला भाग यानी कि सोनार ज़रूर देखेंगे। सोनार का उपयोग हमारे कौन से टेक्निक के लिए किया जाता है और ये हमारे भारत देश के लिए या हर एक देश की संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए, मास्क ठीक से पहनिए और बार बार हाथ धोते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।